चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल उप प्रधानमंत्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया था और प्रधानमंत्री तो हमने परसों निपटा ही लिया था टॉपिक पूरा। चलो अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में और डेप्यूटी पीएम जिसको आप कहते हैं उप प्रधानमंत्री। जब टीचर क्लास में आ जाए ना तो ये स्कूलों में सिखाया जाता है कि चुप हो जाते हैं, यहाँ नहीं बोलने का। तुम्हारा मानसिक स्तर इतना बौद्धिक विकास हो जाना चाहिए कि जब टीचर आ गया तुम्हारा टाइम शुरू हो गया पढ़ने का। ये कोई स्कूल नहीं है कि भाई यहाँ टाइम एक पीरियड खराब हो गया या नहीं हुआ। ये तुम्हारी लाइफ मेकिंग का प्रोसेस में हो तुम, एक एक मिनट की कीमत है। ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति का आप सब जानते हैं आर्टिकल नंबर 52 था, 52। उपराष्ट्रपति का 63, 74 के आगे फिर 75, 76, 77, 78 सब में या तो मंत्री परिषद का या पीएम का जिक्र आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि पीएम एक पुल का काम करता है इन दोनों के बीच में, है ना। और इसीलिए पीएम के और राष्ट्रपति के संबंधों पर आधारित है आर्टिकल 78। भाई ये इससे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, इसको कह सकता है। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई आर्टिकल नहीं है, ये आपकी संविधान में लिखित पोस्ट भी नहीं है। और जब जब जरूरत पड़ी, कोई बहुत तगड़ा लीडर हुआ जिसको लगा कि पीएम का कैंडिडेट है, या कभी कभी खुश करने के लिए भी आपकी सरकारों ने डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को क्रिएट कर लिया। जिनमें हमने कुछ नाम पढ़े थे। सबसे पहला नाम किसका था? सरदार पटेल का। और लास्ट नाम किसका था? आडवाणी जी का ना, 2002 से 2004। और इसके बाद अब तुम लगा लो लगभग 20 साल पूरे होने को आए और उप प्रधानमंत्री की पोस्ट नई सरकार ने क्रिएट की ही नहीं, ना इस सरकार में। जबकि अमित शाह बहुत ताकतवर एक कैंडिडेट थे, लेकिन ये पोस्ट नहीं बनाई गई। पटेल और आडवाणी जी के बीच में कितने लोग आए थे? अगर वो कहें टोटल नंबर सीक्वेंस में तो अलग था, और कुल आदमी कहें तो अलग थे। पटेल के बाद दूसरे उप प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी। किसकी सरकार थी? पहली सरकार नेहरू की थी, फिर इंदिरा, और फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे मोरारजी ने इस्तीफा दिया था, ये बात हुई थी ना। फिर मोरारजी की सरकार आई तो कौन बना दिए? चौधरी चरण सिंह जी। चरण सिंह जी से इस्तीफा लिया गया तो फिर इन्होंने इस्तीफा दिया तो कौन बनाए थे? क्या नाम था उनका? जिनकी बेटी भी फेमस है, मीरा कुमार। उनका नाम था बाबू जगजीवन राम। इन दोनों के टाइम में आपका पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई, है ना। मोरारजी भाई देसाई 81 साल में पीएम बनने वाले, आज तक के ओल्डेस्ट पीएम। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी पीएम बने तो इन्होंने बनवाया YV चौहान को। और उसके बाद आप जानते हैं 2 बार बने चौधरी देवीलाल जी। ये इंसान एक है लेकिन नाम इनका 2 बार आया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारें 2 बार आई, इलेक्शन एक ही थे लेकिन सरकारें 2 बार रही। और इन सबके पीएम हम जानते हैं, नेहरू थे, इंदिरा थी, मोरारजी थे। यहाँ कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी। और इन 2 बारों में VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। और इसके बाद डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पे लास्ट में आए हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी। तब आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। तो टोटल अगर देखें तो 3, 3, 6, 7, 8। अगर सीक्वेंस की बात करूं तो 8वां, और इंसान की बात करूं तो ये 7वें नंबर पर थे। कल ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। कुछ टॉपिक रह गया था जो पढ़ने से बस 1 पेज की कसर थी हमारी। 2 चीज़ें तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ होती है मंत्री परिषद और एक चीज़ होती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में मेन मंत्री होते हैं पीएम प्लस कैबिनेट, और इसमें होते हैं पीएम प्लस कैबिनेट प्लस राज्य, और राज्य के भी टाइप अलग अलग। और फिर होते हैं उप मंत्री। यहाँ सिर्फ आता है पीएम प्लस कैबिनेट। क्या कैबिनेट शब्द तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? आर्टिकल नंबर 352 में। लेकिन अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, आर्टिकल 74 की बात करूं, तो वहां मंत्रिमंडल शब्द नहीं आया। मंत्रिमंडल या इसी को आप कैबिनेट भी कह देते हैं सारे को, ये सिर्फ आर्टिकल 352 में है। पूरे संविधान में बार बार कौन सा शब्द आया? जिसे आप कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनमें ज्यादा बड़ा साइज किसका है? काउंसिल का या मंडल का? तुम्हें दिख रहा है इतने सारे लोग हैं, लेकिन वो कहें ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसले कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं बिल्कुल गुपचुप तरीके से, पता भी नहीं चलता। इनकी बैठक में क्या इतने सारे लोग होते हैं, आप सब जानते हैं कितने % के आसपास रखते हैं ये, और 15%, 80-81 मंत्री। इनके बीच में क्या ओपन डिस्कशन संभव है? यहाँ तो मेन डिस्कशन करके इनकी बैठक बुला के और पीएम बता देता भाई हमने ये फैसला लिया, और सामूहिक उत्तरदायित्व है तो यही बातें सेम आपको भी बोलनी है। कहाँ बैठ के डिबेट और डिस्कशन पॉसिबल है? किसमें? मंडल में या परिषद में? मंडल में, क्योंकि मंडल में 20 आदमी बैठते हैं। 20 आदमियों में बहस होके एक तर्क के आधार पर एक डिसीजन लेना आसान है। लेकिन यहाँ 80 आदमियों का कुछ भी कर लो, 80 लोग एक मत नहीं कर सकते आप। 80 में से 2-4 को दिक्कत हमेशा रहनी है। लेकिन यहाँ क्या है, 20 आदमी हैं और समझदार हैं, वो सरकार के प्रति, अपने प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हमेशा बड़े फैसले कहाँ लिए जाते हैं?
लेकिन ये शब्द तो है नहीं, फिर क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंडल है या परिषद है? इसलिए कहते हैं राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, इसीलिए, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं आया आपके यहाँ पर। चलो देखें जरा, कल हमने कहाँ तक पढ़ा और क्या रह गया। पेज नंबर 119 पर हम थे, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व पढ़ना था, ठीक है। मुझे ये याद आ रहा है 118 हमने कंप्लीट कर लिया, 119 के ऊपर वाले पोर्शन को कर लिया, और शायद 120 का भी कुछ पढ़ लिया था, है ना। आंतरिक कैबिनेट रहती थी ना, तो ये जो बताया, ये आंतरिक कैबिनेट ही तो थी। पेज 120 पर आओ पहले। 120 की लास्ट हेडिंग है किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट। ये शब्द तुमने सुना है कॉन्स्टिट्यूशन? किचन कैबिनेट ये वर्ड नहीं था। किचन कैबिनेट, रसोई तक किसकी पहुंच होती है? जो घर के बहुत क्लोज होता है, एकदम से अनजान आदमी को कोई अपनी रसोई में नहीं घुसाता ना। इसको नाम देखो क्या दिया, किचन कैबिनेट। किचन मतलब जिसकी दौड़ किचन तक हो सके। इसका मतलब पीएम के बहुत क्लोज के आदमी, जो बहुत ही क्लोज हैं, जरूरी नहीं मंत्री हो, ये इसके पीएम के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। प्लस इसमें कौन से स्तर के मंत्री आते होंगे? इसको क्या नाम दिया जाता है? किचन कैबिनेट। कई बार कुछ लोग ना मेंबर नहीं होते, जैसे एक नाम मैंने आपको बताया होगा, एक बहुत बड़े आदमी थे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के संवैधानिक सलाहकार थे। किसी को नाम याद है? क्या नाम था उनका? BN राव। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 में आए थे कहीं? क्या ये साइन करने वाले 284 लोगों में थे? नहीं थे, लेकिन ये नाम बड़ा है। इस तरह से ही कुछ लोग आज हैं जो दिखते नहीं हैं, वो नॉर्मल राजनीति से बिल्कुल बाहर है, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो पीएम के खास हैं, और ऐसे लोगों के साथ सलाह मशवरा करके ही पीएम स्टेप लेते हैं। इसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट है। ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, ये लोकल शब्द था, और ये दे दिया अपना मीडिया ने लिखते लिखते। देखो, किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट एक लघु निकाय है, स्मॉल बॉडी। 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री, टिक कर लो, ये लघु निकाय, 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट होता है। जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा थे, इल्तुतमिश नाम का एक आदमी था, और बलबन था, तुमने सुने होंगे नाम। एक बहुत बड़ा संगठन उन्होंने बनाया था, 40, पता है तुम्हें? ये इसका नाम था तुर्कान ए चहलगानी। इसमें क्या था, राजा बनना बहुत आसान था। हमेशा रेस में फर्स्ट आना आसान होता है, लेकिन फर्स्ट बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। जब रेस स्टार्ट होती है, देखा कितने फर्स्ट बनते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फर्स्ट पीछे रहते जाते हैं। इसी तरह राजा बन तो जाते थे, लेकिन राजा के पास अगर अच्छी सलाह देने वाला आदमी नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि इंसान अपने आप से ज्यादा सलाहकारों से प्रभावित होता है। जब आप किसी लाइफ में बड़े डिसीजन को ले रहे होते हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपने सलाह किससे ली। अगर राजा का सलाहकार ही बेवकूफ है, मूर्ख है, तो उसका तो मरना निश्चित है। अब ये सलाह देने के लिए आपके पास पढ़े लिखे, काबिल, या अगर अनपढ़ भी हैं तो कम से कम जिंदगी का तजुर्बा जिनके पास है, ये लोग चाहिए। तो ये 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे, जिनको कि उस टाइम के दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने या दिल्ली के सुल्तानों ने अपना एक सर्कल बनाया। जैसे आज किचन कैबिनेट है ना, उस टाइम ये तुर्कान ए चहलगानी या 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन चालीसा के नाम से था, और इसको बनाने वाला कौन था? वो इल्तुतमिश। हिस्ट्री ये बताती है कि ऐसी चीजें आज से नहीं है, सदा से चलती आई। कैबिनेट तुम्हारे पीएम ने नहीं बनाई है, ये पहले से थी। तुम सब हिस्ट्री कभी ना कभी सुनते पढ़ते आए हो, और तुम्हें पता होगा हर किसी के दरबार में नवरत्न थे। हर किसी मतलब बड़े बड़े राजाओं के, या नवरत्न थे, या इसी तरह से अष्ट प्रधान थे, या अष्ट दिग्गज थे। पेपर में आ जाते हैं ये किसके इलाके में कौन था अष्ट दिग्गज। ये जो नवरत्न हैं और नौरत्न हैं, ये हमारे इंडिया में रहे हैं, ये चारों। अष्ट प्रधान जो देख रहे हो ना, ये शिवाजी के राज की खासियत थी। शिवाजी आप सब जानते हैं, मराठों में सबसे ताकतवर नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, 1674 में जिसने उपाधि ग्रहण की, और जो सबसे बड़ा नाम है आज तक महाराष्ट्र में हिंदू लोगों के बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज का 8 लोगों का एक ग्रुप था, इनके अलावा मतलब 9 टोटल आदमी। ये बैठ के डिस्कशंस करते थे, औरंगजेब के विरुद्ध क्या नीति होनी चाहिए, या आदिल शाही के खिलाफ हम क्या काम करें, कहां से पैसा ले सकते हैं, किस तरह से अपना टैक्स बढ़ाएं, सारी प्लानिंग। तो इसके अष्ट प्रधान थे। अष्ट दिग्गज एक बहुत बड़ा राजा था साउथ इंडिया में, जिसका नाम था कृष्ण देव राय, बहुत ही बड़ा आदमी। और साउथ में तेनालीरामन का नाम अगर तुमने कभी सुना हो, तेनालीरामन सुना है ना, वो ऐसा था जैसे अकबर के पास था बीरबल, बड़ा विटी नेचर का, बहुत मजाकिया मस्ती वाला आदमी, लेकिन बड़ा समझदार। तो ये कृष्णदेव राय के पास 8 दिग्गज थे, 8 बहुत तेज दिमाग आदमी, जो इस पूरे सिस्टम को चलाने में इसको राय दिया करते थे। ऐसे ही नवरत्न आपके अकबर के दरबार में थे, अकबर, और ये आपके गुप्तों के काल में थे। तो आप जानते हैं कि इंडिया का बेस्ट काल गुप्त काल था। इसको कहा जाता है इंडिया का स्वर्ण काल। इस टाइम पे आपके देश में जो आज मंदिर है ना, मंदिरों की व्यवस्था प्रथा, ये इस टाइम की देन है, गुप्तों के समय की। तो गुप्त काल में 9 बहुत समझदार पढ़े लिखे उस टाइम के मैथमेटिशियन, उस टाइम के बेहतरीन डॉक्टर्स जो वैद्य थे, जैसे सुश्रुत नाम सुना हो, चरक सुना हो, इनकी किताबें अब तक भी चलती हैं। ये इस तरह की चीजें हमेशा से रही, और आज की डेट में आपके पीएम ने इसी को नाम क्या दे रखा है, ये मेरी किचन कैबिनेट है। तो आज से नहीं है, ये इतिहास में चलती आई है। यहाँ किचन कैबिनेट के पास ये 4 नाम लिख लो, फिर ये कहीं भी पूछें अष्ट दिग्गज कहाँ, तो हमें पता हो कृष्णदेव राय के दरबार में, अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में, नवरत्न किसके में, नव अकबर, और 9 रत्न गुप्तों के दरबार में। गुप्त काल स्वर्ण काल था भारत का। ये आप ये मान लीजिए, जब इंडिया में
तुर्की लोग नहीं आए थे, अरबी लोग नहीं आए थे, इस्लाम धर्म नहीं आया था, तब तक ये काल बेस्ट काल था। गुप्त काल, स्वर्ण काल, चारों के नाम लिख लो। आज अगर अब देखें प्रेजेंट में तो ये है किचन कैबिनेट, ये उनकी किचन कैबिनेट थी। अष्ट दिग्गज अष्ट प्रधान साउथ की तरफ हैं, दिग्गज कृष्णदेव राय के हैं। कृष्णदेव राय कहाँ का राजा था? विजयनगर का, हिंदू राज्य था ये साउथ में, विजयनगर, यहाँ का था कृष्णदेव राय। तेनालीरामन इसी के दरबार में था, बहुत इंटेलिजेंट आदमी। और अष्ट प्रधान शिवाजी के थे, जिनमें सबसे प्रमुख पद था पेशवा का। पीएम मान लो इसको, पेशवा। पेशवा बाजीराव का नाम सबने सुना है ना, बालाजी बाजीराव, बाजीराव, नाना साहब, ये सब थे शिवाजी के दरबार में। पेशवा बाद के हैं ये आदमी, लेकिन नाम इसलिए बता दिया ताकि याद रह जाए। उस टाइम के पीएम की पोस्ट मान लो पेशवा। और विजयनगर हिंदू राज्य था साउथ इंडिया में, मध्यकाल में था ये मॉडर्न इंडिया का हिस्सा है, ये तो एंशिएंट इंडिया में, ये भी मेडिवल इंडिया में। चलो अब आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ें क्या है आंतरिक कैबिनेट। तो भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट होता है, औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था के साथ साथ सत्ता का प्रमुख केंद्र। टिक कर लो, ये निर्णय और सत्ता दोनों इसके हाथ में है किचन कैबिनेट के। किचन कैबिनेट में आवश्यक नहीं है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री ही रहे, मैंने क्या बताया, इसके यार दोस्त भी हो सकते हैं जो कि बाहर के आदमी हैं, पढ़ लो। इसमें पारिवारिक और मित्र सदस्य भी हो सकते हैं। इसमें निर्णय की प्रक्रिया तेज होती है और गोपनीयता को बनाए रखना संभव है, क्योंकि बहुत खास आदमी है बस पीएम के। इस निकाय से प्रधानमंत्री को आसानी से अपने कामों को संपन्न करने में सहायता मिलती है। तो क्या किचन कैबिनेट लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन में है? कैबिनेट है, आर्टिकल 352। लेकिन हर जगह जिसका जिक्र आया वो क्या है? मंत्रिपरिषद। कहां से स्टार्ट हुआ मंत्रिपरिषद के बारे में लिखना? आर्टिकल 74 से, फिर जगह जगह आएगा। चलो अब तुम आ जाओ पिछले पेज पर 119 पर। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली की विशेषताएं पढ़नी थी ना, ये वही है जो तुम अब तक समझते आए हो, सुनते आए हो। सामूहिक उत्तरदायित्व, बताओ क्या मतलब होता है इसका? एक की गलती सबकी गलती, और जो एक ने बोल दिया हेड ने, वो सबको वही जबान बोलनी है चाहे वो गलत है। पहला पॉइंट देखो, मंत्रिपरिषद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, डबल टिक कर लो, सामूहिक लोकसभा उत्तरदायी। इसके ऊपर लिख लो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। जो पर्सनल बातचीत करेगा वो राष्ट्रपति, और जो सबके बीच में बातचीत होगी वो लोकसभा में। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और इंडिविजुअल तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। राष्ट्रपति पूछेगा इनसे। चलो आगे पढ़ना। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है, यद्यपि अंडरलाइन करो, मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा होता है। कौन करता है बंटवारा? पीएम। लेकिन सामने दिखता कौन है हमें? राष्ट्रपति। अंडरलाइन रखो, विभिन्न मंत्री अपने विभाग के कामों के लिए प्रशासनिक दृष्टि से उत्तरदायी हैं। भाई रेल मंत्री रेल के लिए उत्तरदायी है, वित्त मंत्री फाइनेंस के लिए, किंतु नीति विषयों पर संसद के समक्ष उत्तरदायित्व मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। क्योंकि क्या कहा जाता है, एक की गलती सबकी। रेलवे मिनिस्टर की गलती और बड़े लेवल पे प्रूफ हो गई तो सब हटो, तुम क्या कर रहे थे जब ये गड़बड़ कर रहा था। नेक्स्ट करना, यदि लोकसभा किसी एक विभाग की नीतियों के प्रति अविश्वास व्यक्त कर दे, किसी एक डिपार्टमेंट के प्रति जो ऑपोजिशन वाले हैं, या विश्वास प्रस्ताव ले आए और पारित भी करा दें, फिर हटेंगे ये टिक कर लो। बजट पर विचार के समय किसी एक विभाग की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्ताव पारित कर दें, अगर लोकसभा वाले ऑपोजिशन वाले, तो इसे पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास माना जाता है और समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। यानी एक आदमी के गलत प्रूफ होने पर सरकार गिर जाएगी। तभी तुमने देखा है कई बार क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, जवाब पीएम देता है, क्योंकि पीएम क्या जानता है, अगर ये फंस गया तो फिर सारी सरकार हटेगी। बहुत बार ऐसा होता है, डिपार्टमेंट का क्वेश्चन किसी का होता है लेकिन हमेशा उनको फेस कर रहा होता है पीएम। नेक्स्ट करना, भारत में राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? ये मंत्रिपरिषद 74 में। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो, आर्टिकल 74। मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग है मंत्रिमंडल का नहीं, डबल टिक कर लो, मंत्रिमंडल नहीं, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लिखा है आर्टिकल 74। फिर ये मंडल कहाँ लिखा है? हाँ, मंत्रिमंडल के ऊपर लिखो, आर्टिकल 352 में केवल एक बार आया, आर्टिकल 352 में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ ये वाला वर्ड मंत्रिमंडल, कैबिनेट। तो पूरे संविधान में कौन सा शब्द दिखता है हमें? मंत्रिपरिषद, जहां जिक्र आएगा परिषद का आएगा। अगली हेडिंग है मंत्रिपरिषद और मंडल में भेद। पहला टिक करो, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक मतलब जिसका जिक्र किसमें आया हो? संविधान में, विधान से बनी हो। मंत्रिमंडल अभी समय परंपराओं से उत्पन्न हुआ। मंत्रिमंडल पहले नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं नहीं लिखा था, बाद में कहां लिखा गया है? आर्टिकल 352 में। तो इसका मतलब ये लेटर स्टेज में ऐड हुआ। आकार संबंधी अंतर बताओ, किसका आकार बड़ा है? परिषद का। परिषद में क्या क्या आते हैं? पीएम, कैबिनेट, स्टेट, डेप्यूटी। क्या सचिव आते हैं इनमें से किसी में? नहीं आते। यहाँ आकार के पास लिख लो मंत्री, COM। नीचे पेज पे कहीं भी लिख लो जो तुम्हें याद रह जाए, COM ऐसे लिख लो, और एक तरफ लिख लो मंत्रिमंडल या कैबिनेट लिख लो, तुम्हारी मर्जी। हिंदी इंग्लिश दोनों पता हूं। यहाँ आ गया पीएम, कैबिनेट, स्टेट और डेप्यूटी।
सचिव किसी में ऐड नहीं है, और कैबिनेट में आ गया पीएम प्लस कैबिनेट, बस ये नहीं आते। और सचिव किसी में नहीं आते, ये भी लिख लेना, सेक्रेटरीज या सचिव किसी में शामिल नहीं। कई कई देश शामिल रखते हैं, किसी में शामिल नहीं, नहीं की बात इंपॉर्टेंट होती है हमेशा पेपर में। तो आकार संबंधी अंतर शॉर्ट में लिख लो फटाफट से, CUM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किस आर्टिकल में है CUM? और भी कई में, लेकिन 74 से स्टार्ट है। कैबिनेट किस में है? हाँ, ये शुरुआत से है, ये बाद में ऐड की गई। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ ना, मोरारजी देसाई, तब वो शब्द लाए थे, वरना शब्द था नहीं। चलो अगला पॉइंट टिक करना। मंत्रिपरिषद एक विशाल संस्था है, 50-60 सदस्य, कितने % तक हो सकते हैं? हाँ, यहाँ लिख लो 15%, 80-81 तक हो सकते हैं। जबकि मंडल एक छोटी संस्था है, 20-22, कई बार 15-17 भी रख लेते हैं। स्थिति और महत्व संबंधी अंतर, किसकी स्थिति ज्यादा स्ट्रांग है डिसीजन मेकिंग में? मंडल की ना। नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय के लिए प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाता, अंडरलाइन करो, संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं, अपितु ऐसे कार्य कैबिनेट द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो नीतियां असली कौन बनाते हैं? कौन? 2 तरह के लोग, पीएम और कैबिनेट, बाकी तो हेल्पर हैं, उनकी जरूरत नहीं है। अगले पेज पे आ जाओ, 120 पेज पर पहला पॉइंट तुम्हारे काम का है। ये हो गया था, कैबिनेट के संयुक्त बैठकें, सामूहिक निर्णय हो गया। ये टॉपिक कंप्लीट है हमारा। इस टॉपिक को पीछे से खोल के चेक कर लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। ये रह गया तो फिर पेपर में तुम्हें दिक्कत आएगी। पेज 112 से स्टार्ट था ये, इसकी हर लाइन तुम्हें समझ में आ गई? मुझे एक ऐसा पीएम बताओ जो कार्यवाहक था, कभी पीएम बना ही नहीं। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, हो गया कंप्लीट ये, ठीक है। अब इससे पिछला भी देखना जरा, वो भी कंप्लीट है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला, ये भी कंप्लीट है ना। ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये 5वां टॉपिक पढ़ रहे हो तुम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो देश समझ में आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम आज पहुंचते हैं अगले टॉपिक पर। देखो जरा अगला क्या है। कैग अभी नहीं कराऊंगी, कैग को छोड़ दो, कैग कुछ दिन बाद। पेज 128 पे आ जाओ, जितना अब तक पढ़ा उसका निचोड़ है यहाँ पर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पेज 128। बस इसको पेज को निकाल के छोड़ दो, अब बोर्ड पे देखो। ये टॉपिक समझने का है, रटोगे तो तुम फंस जाओगे। क्या टॉपिक है, क्या हेडिंग है इसकी? संविधान में संशोधन, जिसे क्या कहते हैं? अमेंडमेंट्स, इसी को कहते हैं संविधान में संशोधन। जैसे एक आदमी अपने घर को बदलता है ना जरूरत के अनुसार, हमारे दादा दादी के टाइम पे घर कैसे थे, हमारे फादर के टाइम पे कैसे, अब कैसे, आने वाली पीढ़ी के कैसे, इस तरह से घर में इंसान बदलाव करता है। तो एक किताब जब हम लोगों ने लिखकर तैयार की, हमारे पूर्वजों ने 1950 में, तो सोचो 50 से 2022 आने वाला है, इन सालों में ढेरों चीजें बदली। जिसका 1950 में घर बना होगा, 2022 में वो घर रहने लायक नहीं होगा, उसमें कमी फील होती है कि यार यहाँ पे किचन ऐसा नहीं है, यहाँ वॉशरूम ऐसा नहीं है। यानी समय के साथ इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, किताब की जरूरत भी बदली। और आपको ये बात पहले ही पता चल गई थी, आपको से मेरा मतलब हमारे पूर्वजों को, कि ये किताब तो बदलनी पड़ेगी। ये किताब लिखने में हमने बहुत थोड़ा टाइम लिया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तुम्हें लगेगा तो बहुत टाइम है, लेकिन अगर तुम दुनिया के इतिहास पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा लोग सालों साल मेहनत करके संविधान लिखते हैं। हमने तो उठा उठा के अच्छी अच्छी किताबें, उनका बेस्ट पार्ट उठाया और अपनी किताब बना दी। इस किताब को जिस साल लागू किया ना, उससे अगले साल ही बदलने की जरूरत पड़ गई। 1951 में आपने सबसे पहला चेंज किया, और अभी जिस साल में तुम जी रहे हो 2021, इसमें भी तुमने बदलाव किया। अब तुम खुद सोचो इस किताब को कितना ज्यादा बदलना पड़ा कि पहले बार लागू होते ही बदली, और आज जिस सन में बैठे हैं इसमें भी बदली, और पिछले साल भी बदली थी। हर साल एक आधा चेंज आता गया, किसी साल में कई चेंज भी आए, क्योंकि अब तक जो लास्ट हमारे पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, वो 105th अमेंडमेंट है। हमें आजाद हुए 105 साल नहीं हुए, हमें आजाद हुए 70+ साल बीते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो 71 साल ही पूरे हुए हैं। 50 के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन को गिनोगे ना, तो 50 से आप लगा लो 2021 से तो है 71 साल। इन 71 सालों में आपने किताब बदल कितनी बार दी? 105। इसका मतलब अमूमन आपने हर साल किताब को 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार भी बदला होगा, तभी यहां तक पहुंचे होंगे। इस किताब में हर साल लगभग आपने बदलाव किए, और कई बार तो इतने बड़े बदलाव किए कि कुछ लोगों ने नाम रख दिया कि तुमने दूसरा ही संविधान लिख लिया, एक स्मॉल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंदिरा गांधी ने 42nd आर्टिकल नहीं है, ये अमेंडमेंट है। आर्टिकल अलग चीज होती है, अमेंडमेंट अलग चीज होती है। आर्टिकल तो ऑलरेडी इसके अंदर कितने लिखे हुए थे? 395। आप इनमें या तो ऐड कर देते हो या इनमें से हटा भी लेते हैं। जैसे एक आर्टिकल हुआ करता था 31, अब नहीं है। अब कहाँ गया 31? हटा दिया। नहीं 31 हटा ही दिया आपने, मतलब जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ा रूप बदल के पीछे हटा के एक फॉर्मेलिटी के लिए कौन सा लिख लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपने हटा भी दी, बहुत सारी चीजें ऐड कर ली। लेकिन अजीब बात यह है कि 395 से नंबर 1 भी नहीं बढ़ाया आपने।
आप इसी में A, B, C, D ये लिखते चले गए। जैसे कि एग्जाम्पल है, पहले आर्टिकल हुआ करता था 20, 21, 22, आप बीच में ले आए 21A। ऐसे ही आर्टिकल थे 19 के पार्ट से, फिर बीच बीच में आप A, B, C, D अपनी मर्जी से जोड़ते चले गए। आर्टिकल हुआ करता था 51, 52, आपने बीच में 51A ऐड कर दिया। यानी कहने का ये मतलब है किताब को लगातार हम चेंज करते गए, इसी को अमेंडमेंट कहते गए। हर साल जब जब अमेंडमेंट किया कोई ना कोई डिजिट, भाई पहला, दूसरा, तीसरा, अभी फिलहाल में कौन सा किया हमने? 105वां। सारे ये अमेंडमेंट किसी को याद नहीं रखने, मैंने भी याद नहीं किए, नहीं इतने जरूरी होते, लेकिन कुछ हमें पता हो। एक तो पहला जैसे है, फिर इसके बाद देखें तो 9वां है, इसके बाद 10 है, 12 है, 14वां है, फिर इसके बाद सीरीज अगर स्टार्ट कर दें, मैं किताब में सारे करा दूंगी, क्योंकि ये धीरे 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 आपको जरूरत पड़ती गई, आप चेंज करते गए। चेंज करने का एक प्रोसेस है, एक आदमी किताब को चेंज नहीं कर सकता। इस किताब को चेंज करने की पावर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये तीनों क्या है? संसद, या इसी को इंग्लिश में आप कहते हैं हमारी पार्लियामेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बदलाव कर सकती है? पार्लियामेंट। अब ये क्वेश्चन उठा कि कैसे बदलें? अगर लोकसभा के 5 आदमी कह रहे हैं बदल, तो बदल दें क्या? तो कहा नहीं, इसका भी प्रोसेस चलाओ। बहुत सोच समझ के प्लान किया गया कि ये बदलेगी ये संस्था, लेकिन बदलने का तरीका होगा। कुछ चीजों में आप सब जानते हैं 543 इनके पास है, 245 और एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कोई वोट नहीं डालना, उसको सिर्फ साइन करने हैं या मना करना है, तो उसको हम साइन के लिए हटा रहे हैं यहाँ से। इन दोनों को ये मैटर करता है ये पास करेंगे कि नहीं करेंगे। और आप सब जानते हैं बहुमत हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक को आप कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण का मतलब होता है 50% से एक फालतू आ जाए बस, इसे कहा जाता है नॉर्मल मेजोरिटी या साधारण बहुमत, ठीक है। दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष का मतलब होता है टोटल का 2/3, यानी इसका अगर 50% प्लस एक सीट आ गई ना, एक आदमी ने कह दिया, पहले इसके आधे करते हैं। अब मान लो 43 के आधे नहीं होंगे, एक आधा एब्सेंट भी तो होता है, कौन सा रोज सारे आते हैं। अगर मान लो 500 आए हैं, इन 500 में से 250 प्लस एक भी कह दे, 251 कह दें, भाई मैं इसके पक्ष में हूं, तो हम कहते हैं साधारण बहुमत से इसको मान लिया जाए। लेकिन ये बहुत छोटी बात होगी ना, तो ही चाहिए साधारण। साधारण से किताब बदलना आसान नहीं है। किताब को बदलना है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि किताब आपने नहीं लिखी है कि आपकी मर्जी आप बदल लें, आपके नोट्स नहीं है। ये अंबेडकर, गांधी, नेहरू की इच्छा के अकॉर्डिंग लिखी गई किताब है, और इसलिए इसको बदलना किसी एक आदमी के हाथ की पावर नहीं है। तो फिर कहा जाता है कि मैक्सिमम चीज किससे बदली जाए? विशेष। विशेष कितना होता है? 2/3। यहाँ हम कहते हैं 66% अगर लोग हाँ करें तो किताब को बदलना, वरना किताब को मत बदलना। कुछ लोगों ने कहा कई बार तो सरकार बहुत तगड़ी बन जाती है, जैसे आज बीजेपी की है, 303 तो इनके अकेले बैठे हैं, 50 इनके सहयोगी हैं, ऐसी राज्यसभा में इनका बहुमत, तो ये करना भी आसान है। तो फिर कहा गया फिर क्या करें, ऐसे तो कोई भी अपनी मर्जी चला लेगा। तो तीसरी कंडीशन कही गई, विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, प्लस आधे राज्यों की विधानसभाएं भी बहुमत दें। कितनी विधानसभाएं हैं भारत में? 30, 28 तो राज्यों में और 2 यूटी में, दिल्ली और पौंडीचेरी। 15 से ज्यादा विधानसभाएं हाँ करेंगी तो वो बात मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, राष्ट्रपति का इलेक्शन। क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में तुम और मैं हिस्सा ले सकते हैं? नहीं ना। राष्ट्रपति का इलेक्शन देश के लिए बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है? बहुत छोटी बात है, कोई भी बन सकता है यहाँ, या बहुत बड़ी बात है ये? तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास आपातकाल तक की शक्ति हैं। अगर मान लो कोई कहे कि भैया हमें भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, अमेरिका भी तो लेता है, अमेरिका की जनता भी तो लेती है, ये मुद्दा छोटा है या बड़ा है? या बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। क्या इसको साधारण बहुमत से पारित करवा देंगे, या विशेष से? विशेष प्लस आधी विधानसभाएं, कौन सा चाहिए? विशेष प्लस आधी विधानसभाएं। जीएसटी का नाम सबने सुना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ना, जीएसटी। जब जीएसटी लेकर आए ना तो एक बहुत बड़ा बवाल मचा था। तब ये कहा कि साधारण तो मतलब ही नहीं है, विशेष से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीएसटी तो राज्य पे भी लगेगा। जीएसटी पता है ना, 2 कलेक्ट होते हैं। अगर कभी कहीं तुम कोई खरीदारी करते हो और जीएसटी का बिल तुम्हें मिलता है, तो तुम उसमें देखते हो SGST, CGST, 9.5%, 9.5% ऐसे लिखा होता है ना, भाई जिसपे जितना, जिसपे मान लो किसी पे 18, 19, 20 जितना % है, इन दोनों के पास जाता है जीएसटी, स्टेट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी। अब ये देखो, सिर्फ अगर सेंट्रल लेवल पे कह दें जीएसटी लगा तो गलत है, तो इसलिए कहा कि भाई आधी विधानसभाओं से भी पूछो जीएसटी के पक्ष में हैं कि नहीं है, और जब आधी विधानसभाएं पारित कर देंगी, हाँ कर देंगी, तो जीएसटी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। यानी जब मुद्दा बहुत बड़ा हो तो विशेष तो चाहिए ही चाहिए इसका, लोकसभा राज्यसभा का। और कितनी विधानसभाएं कह दें? आधी या उससे ज्यादा। आधी से कम है तो भी बात नहीं बनेगी। अब 30 में से कितनी कह दें? कम से कम 15। आगे चाहे 1 हो चाहे 4 हो, लेकिन अगर 10 कहेंगी, 12 कहेंगी और देश कह रहा है तो बात नहीं बनेगी। ये ज्यादातर तरीका यूज करते हैं इस किताब को बदलने का। तो संविधान को बदलना आसान नहीं है। संविधान को बदलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, सबकी सहमति लेनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये किताब बदलती है। कुछ चीजें हैं जिनमें बहुत आसानी से बिना किताब में अमेंडमेंट किए भी बदली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो राज्य है ना, जिस भी राज्य में आप बैठे हैं, यहाँ विधानसभा है, हर एक राज्य में होगी। कुछ राज्यों में क्या भी है? विधान परिषद। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, विधान परिषद आज के टाइम पर 6 हैं। एक है आपकी यूपी और बिहार में, एक है महाराष्ट्र और कर्नाटक में,
एक है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अब मान लीजिए किसी स्टेट को लगता है कि यार हमें भी बनवानी है अपने यहाँ विधान परिषद, हरियाणा मान लेते हैं या कोई भी मान लीजिए, विधान परिषद हरियाणा कहता है मुझे भी बनवानी है, तो ऐसे नहीं कि तुम्हारे चाहने से ये बन जाएगी, इसके लिए एक प्रोसेस होगा। तुम्हारे राज्य की, जिस भी राज्य में है, या राजस्थान लेते हैं, वो थोड़ा बड़ा स्टेट भी है, वो कह भी रहा था कि हमें बनवानी है ये राजस्थान मान लीजिए विधानसभा में एमएलए प्लस सीएम सब चाहते हैं कि भाई विधान परिषद बन जाए हमारे यहाँ। अब राजस्थान ने अपने एमएलए अपने सीएम से बातचीत करके और एक कागज पारित करवा लिया जिसपे लिखा था कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ परिषद का गठन किया जाए। अब यहाँ से ये कागज जाएगा देश की लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति यानी संसद के पास। इन्होंने ये कागज देखा, इन्हें अगर ठीक लगा तो कहते हैं ठीक है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इन्हें ठीक नहीं लगा तो कहेंगे नहीं बनानी। यानी राजस्थान चाहता है कि परिषद बने, पर किसकी सहमति होनी जरूरी है? संसद की। अगर संसद की सहमति नहीं है तो ये नहीं बनेगी। संसद को कभी भी अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता, कोई इस तरह का नंबर नहीं देना पड़ता किताब में कि हमने इस अमेंडमेंट से यहाँ विधान परिषद बनाई और यहाँ खत्म कर दी। यानी ये सारा खेल किसके हाथ का है? ऐसी चीजों के लिए किताब को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे एक और एग्जांपल देती हूँ, कहीं किसी राज्य का नाम बदलना है तो नाम बदलवाने की शुरुआत हमेशा वहीं के लोग करते हैं। ये फिर कागज लिखेंगे एमएलए सीएम, फिर जाएगा देश में, देश को लगता है नाम बदलना ठीक है तो बदल देगा, नहीं लगता तो फिर दोबारा कागज भेजते रहो। नाम बदलने के लिए क्या आपकी किताब में कोई चेंज करने की जरूरत है? नहीं है। ये सब जो बातें बता रही हूँ ना, ये आर्टिकल 3 के तहत हैं। तुमने आर्टिकल पढ़े थे, याद करो, 1 2 3 4 भाग 1 था ना ये, इसमें तुम्हारा नाम था, क्या नाम था तुम्हारा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज नॉट अ कंट्री, कहीं नहीं लिखा भारत एक देश है, तो हमने बना लिया है। हमारे 2 ही नाम है, इंडिया दैट इज भारत। इस 2 में लिखा है अगर बाहर से तुम किसी एरिया को छीन लो, किसी पे कब्जा कर लो, कहीं आक्रमण करके किसी को अपने अंडर ले लो, तो उसके लिए तुम्हें अपनी किताब में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मैंने बैरूबारी विवाद का भी बताया होगा, कहाँ का था? यहाँ एक जगह थी। अब जब वो मैकमोहन नाम का आदमी था ना, ये नहीं क्या नाम था, रेड क्लिफ ने कागज रख के और लाइन खींच दी, लेकिन उस एरिया को बस मुंह से कह दिया कि भारत का है, जबकि वहां आबादी किसकी थी? मुसलमानों की। रोज मारकाट मचती। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना और 1958 में, आजादी के 10-11 साल बाद, जब यहाँ हद से ज्यादा मारकाट और रोज पुलिस केस और बुरा हाल हो गया, तो उस टाइम पे पीएम ने कहा भाई हमें लगता है कि ये हिस्सा, ये खुद भी खुश है, इनको पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो क्वेश्चन उठा कि तुम कौन हो देने वाले? ये बंगाल का हिस्सा है, तुम किससे पूछ के दोगे? तो फिर पीएम ने ये बात राष्ट्रपति को कही और राष्ट्रपति ने उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि सर आप डिस्कस कर लीजिए अपने बेंच में, क्या हम ऐसा अगर करते हैं, बैरूबारी को अगर हम जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से काट के और पाकिस्तान में कर दें, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है या ये ठीक है किताब के अकॉर्डिंग? उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बेंच बनाई 5 जजेस की। फिर उन्होंने कहा कि रोज की मारकाट से बढ़िया है, यहाँ बहुलता भी मुस्लिम्स की है, ये इंडिया में टिक नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत रहेगी, तो कोई नहीं, कोई हिस्सा उनको हम दे सकते हैं। जब ये बात उठी ना, तो इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा था। ये कौन सा था? 9वां कारण, आप अपने देश का एक हिस्सा दूसरे को दे रहे थे। अगर आप अपने देश के अंदर नाम बदल रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने हिस्से में 28 स्टेट बना लो, आप 50 कर दो इनको या आप इनको 5 कर दो, फर्क क्या पड़ना है? सेहत पे किसी की असर नहीं आना, उतना ही एरिया है। तुम्हारे पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तब था, उतना ही अब है। इसके तुम 5 हिस्से करो, 28 करो, 8 यूटी बनाओ, 50 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। इस हिस्से को तुम घटाओगे बढ़ाओगे ना, तो फर्क पड़ना है। इसीलिए बैरूबारी विवाद के टाइम पे हमें संविधान में क्या करना पड़ा था? अमेंडमेंट करना पड़ा था, 9वां। ऐसे ही अब 100वां किया था 2015 में, जब फिर उनसे हिस्से लिए थे और उनको हिस्से दिए थे। लेकिन जब आप अपने राज्यों की बात करते हैं, जैसे आपने पंजाब से एक हिस्सा अलग करके क्या बना दिया? आपने आंध्र प्रदेश से अलग करके क्या बना दिया? तेलंगाना। आपने कोई अमेंडमेंट नहीं किया, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये आप ही का हिस्सा था। लेकिन जब आपने सिक्किम को अपना हिस्सा बनाया, जब आपने गोवा को अपना हिस्सा बनाया, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ा, क्योंकि ये सब विदेशी टेरिटरी का हिस्सा थे। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ये सारा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। देखो जरा। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर पीओके आएगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है और ऐसा सपनों में ही सोच सकते हैं, अभी पॉसिबल नहीं है। पहले तो अपनी कंट्रोल अपनी चीजों पे करेंगे। नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। पेज नंबर 128 पे आ जाओ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एचएसएससी ने कई क्वेश्चन उठाए थे इस चैप्टर से, वो कहां थे मैं साथ साथ बताती रहूंगी। पेज नंबर 128 की पहली लाइन देखो, अनुच्छेद 368। ये पता है तुम लोगों को क्या है? ये पेपर में आया था एचएसएससी में। बताओ क्या है 368? ये लिखा है किस तरीके से तुम संविधान में क्या करोगे? संशोधन। कहां से उठाया तुमने ये? साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो देश है ना, यहाँ पे बहुत बुरा हाल था। ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन इसमें कवर करा रही हूँ इसी टॉपिक में, जो एचएसएससी ने पूछे, कहीं भी पूछ लेंगे आगे भी। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे। गांधी बेशक इंडिया में जन्मे, पले बढ़े यहाँ, लेकिन पढ़ने के लिए लंदन गए, और वहां से जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लौटे ना, लॉ पढ़ के, तो यहाँ नहीं टिके। कहाँ चले गए वो? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में गांधी ने पहली बार देखा कि इल ट्रीटमेंट क्या होता है, ह्यूमिलिएट जब करता है इंसान को दूसरे को, तो कैसा फील करते हैं। साउथ अफ्रीका में गांधी ने बहुत बेइज्जती फील की जगह जगह पर, और इसलिए गांधी ने वहां के बंधुआ मजदूरों के लिए काम किया, जो इंडिया से पकड़ के ले गए थे। इन अंग्रेजों का पता है क्या फंडा था? ये मान लो यूरोप है, ये अफ्रीका, ये एशिया। एशिया में मान लो हम यहाँ पर हैं, आपके यहाँ से पानी लगता है, ये सारा नीचे वाला हिस्सा पूरा पानी तो है, यहाँ से पानी का रास्ता अफ्रीका जाना बड़ा आसान है, यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ मेडागास्कर भी पड़ता है आइलैंड। ये पूछ लेते हैं कि एक बार किसके पास है? अफ्रीका के पास, हिंद महासागर में। पूरा हिंद महासागर ही तो है नीचे, वाई के जैसा। यहाँ से भर भर के शिप्स केरल से, गोवा से या इस तरफ से, और इन शिप्स में भर भर के ढेरों आदमियों को अफ्रीका ले जाते, साउथ अफ्रीका। यहाँ क्या करते? यहाँ पे ले जाके इनसे प्लांटेशन, अंग्रेजों ने ना एक बहुत बड़ा काम धंधा यहाँ स्टार्ट किया था, जिसको हम कहते हैं प्लांटेशन। बागान लगाते थे ये, प्लांटेशन। इन्होंने आपके यहाँ कृषि का जो प्रकार फेमस किया, वो कौन सा प्रकार था? प्लांटेशन। ये पेपर में आया था, ये 8वीं 9वीं क्लास में चैप्टर है पूरा इसके ऊपर, इसलिए इसको समझ लो ध्यान से। प्लांटेशन होता है रबड़ के पेड़ लगा देना, जिसका टारगेट होता है एक्सपोर्ट करना, या कमर्शियल यूज के लिए जब चीजें लगाई जाती है ना, तो उसको आप कहते हैं प्लांटेशन कर दिया। चाय का हमेशा प्लांटेशन होता है, कॉफी का प्लांटेशन, रबड़ का, गन्ने का, और जैसे साउथ की बात करूं तो केले का भी प्लांटेशन करते हैं वो। बहुत सारी चीजें हैं, का नाम कैसे बताएं। प्लांटेशन के लिए आदमी चाहिए, वहां काम करना पड़ेगा। अब इनके यहाँ आबादी थोड़ी कम थी, इंडिया इनका गुलाम था, पकड़ पड़ के जहाजों में भर भर के इनको यहाँ ले गए। और यहाँ ले गए ना जब, तो इनको कहा 30 साल का बॉन्ड कर रहे हैं, 30 साल तक तुम वहीं रहोगे, वहीं तुम खाओगे पियोगे, तुम्हारी वहीं जनरेशन। जब 30 साल यहाँ कमाते कमाते खाते पीते हो गए, सोचो 30 का कोई लड़का गया, वो 60 का कितना बुजुर्ग उम्र का बन गया। अब यहाँ जाके 60 साल में इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते इनको कहा भागो यहाँ से। अब कहाँ जाएं जी, अब तो हमारी पूरी पुश्तें यहीं पर हैं, तो यहाँ सस्ती कमाई पे काम करना पड़ेगा, वेजेस कम मिलेंगे। और इतनी दुर्गत उन लोगों की कर दी, बंधुआ मजदूर बना दिए ये, कि बेचारों ने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी। जब वहां से पकड़ के लाते थे ना जवान लड़कों को, तो इनको पीट पीट के जबरदस्ती पकड़ के लाते थे, और जब ये यहाँ आके काम कर करके इनका बुढ़ापा आ जाता, फिर इनको मारते पीटते, इल ट्रीटमेंट देते, इनको बंधुआ मजदूर रखा। गांधी को ये बात बुरी लगी, क्योंकि गांधी ने खुद भी इल ट्रीटमेंट देखा। गांधी बहुत अमीर खानदान में पैदा हुए थे, घर में हमेशा अमीरी, पैसे की बहुत ज्यादा हमेशा से था कि बहुत रिच फैमिली है। लेकिन जब गांधी का वो पैसा उनकी बेइज्जती को नहीं रोक पाया, अफ्रीका में रेल कांड हुआ था, अगर तुम्हें पता हो। महात्मा गांधी ने एक स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, उस टाइम में जो सबसे महंगा टिकट था ना, गांधी ने उस टिकट को लिया और जाके आराम से एक कुली को अपना बैग पकड़ाया और जाके बैठ गए। कोट पैंट पहने हुए, बढ़िया अंग्रेज टाइप का पहनावा, लेकिन शक्ल से तो इंडियन थे। अब इस ट्रेन में बैठ गए तो यहाँ कुछ गोरे रंग के लोग चढ़े और गांधी को पकड़ के कहा कि तुम्हारे पास टिकट है इस ट्रेन का, इस बोगी का? तो कहा हमारे पास टिकट है। टिकट दिखाया, टिकट फाड़ दिया और उसका कॉलर पकड़ के उसको मारपीट शुरू कर दी। तब गांधी 23-24 साल के नौजवान थे, और मारपीट करके 4-5 गोरों ने इनको नीचे फेंक दिया। यहाँ स्टेशन पे फेंक के इसका लगेज फेंक के ट्रेन चल पड़ी। कहते हैं सर्दियों की रात थी, गांधी पूरी रात ठिठुरते रहे और उस स्टेशन पे बैठे रहे। मारिट्सबर्ग करके उस स्टेशन का नाम है, कई बार पूछते हैं मारिट्सबर्ग, ये अफ्रीका में है। आज महात्मा गांधी की आदम कद की मूर्ति खड़ी कर रखी है यहाँ। इतनी रिस्पेक्ट कमाई गांधी ने कि जहां कभी पीट पीट के ट्रेन से नीचे फेंका था ना, आज वहां उसी स्टेशन पे लोग फूल माला चढ़ाते हैं। और सोचो दूसरे देश के हैं, जैसे हम यहाँ किसी की स्टेशन पे विदेशी की मूर्ति लगा दें, तो आज गांधी की मारिट्सबर्ग स्टेशन पे आदम कद की मूर्ति है। महात्मा गांधी को जब यहाँ वो फेंक गए, गिरा गए, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, उठ के चल पड़े, है ना, मार खाने के आदि। गांधी ने ऐसा नहीं किया, कारण गांधी एक अलग तरह से पले बढ़े थे, अमीरी में पले बढ़े। जैसे विरोध जानते हो कौन करता है गलत का? जिसके साथ गलत नहीं हुआ और अचानक से गलत हुआ, जो बचपन से बेचारा गलत को सहता आया, उसको विरोध करना भी नहीं आता। ये बड़ी अच्छी कहानी है, मेरे स्कूल टाइम में हमारी भी एक टीचर ने सिखाई थी, समझाई थी, मुझे बहुत मतलब उस चीज का इंपैक्ट मन पे हुआ था, तुम्हें भी बता देती हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा हमें इस पे बताया था बोर्ड पे कि 2 पतीले हैं, इनमें पानी रखा हुआ है और एक मेंढक लाके एक पतीले में डाल दिया, पानी से भरा, मतलब ऑलमोस्ट भरा हुआ। एक पतीला जो था ना, उसमें मेंढक नहीं डाला, उसको आंच पे रख दिया। आंच पे रखा पतीला, पानी गर्म होने लग गया, गर्म होता गया जैसे थोड़ा सा गर्म हो गया, जब खूब उबलने लग गया ना ये वाला, तो इसमें एक मेंढक डाला। इसमें पानी में पहले ही एक मेंढक बैठा दिया आराम से, उसको गैस पे रख दिया। आपको पता होगा मेंढक की एक तासीर होती है, वो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेता है ना, जितने पानी में रहते हैं। तो जब वो पानी का टेम्परेचर बढ़ा तो मेंढक ने अपनी बॉडी को चेंज किया, पानी धीरे धीरे मध्यम आंच पे गर्म हुआ, मेंढक अपनी बॉडी को बदलता गया, टेम्परेचर बढ़ाता गया, जैसा पानी हुआ ऐसा हो गया। कुछ टाइम बाद जब पानी उबलने लगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर मेंढक को दिक्कत हुई और मेंढक को लगा कि अब मेरे बस की टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है,
अब मुझे बाहर भाग जाना चाहिए। मेंढक ने कूदने की कोशिश की, मेंढक ने 2-4 बार छलांग लगाई, लेकिन मेंढक कूद नहीं पाया। कारण उसने अपनी सारी एनर्जी अपनी बॉडी को उस पानी के अकॉर्डिंग करने में वेस्ट कर दी। दूसरा पानी गर्म था, उबल रहा था, एक मेंढक को लाया, उसमें एकदम से फेंका, पूरी ताकत लगा के एक ही बार में मेंढक बाहर आ गया। ये हम हैं, ये इंसान है, जिसको बचपन से दबाया गया, कुचला गया, जिसको इल ट्रीटमेंट की आदत पड़ गई, उसको लगता है सारा सिस्टम ऐसा ही है, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन जिसको एकदम से खराब सिस्टम में आना पड़ता है, विद्रोह करता है। इसीलिए इंडिया में लगभग लोग सोचते हैं कि जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे अकेले से कहने से क्या होगा। जैसे इसके लिए भी ना सबसे बड़ी चीज है तुम एजुकेशन हासिल करो, तुम्हारी ना सही मेरी ना सही, मुझे पता है मेरी पीढ़ी तो बदलने से रही, शायद तुम्हारी भी ना बदले, लेकिन आज से आगे 50 साल बाद भारत के लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे। ये पूछेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो तुमने इतने बड़े बड़े नेता बना दिए, ये पढ़े लिखे क्यों नहीं है। हमारे दादा दादी के दिमाग में तो क्वेश्चन नहीं आया, ये हमारे पेरेंट्स के दिमाग में नहीं आया। शायद हम पहली पीढ़ी है, मैं तुमसे एक पीढ़ी और बड़ी हूँ। मेरे फादर, मेरे चाचा, मेरे ताऊजी जो थे, उन्होंने शायद कभी ना सोचा हो कि भारत पढ़े लिखे हाथों में क्यों नहीं है। लेकिन हमारी पीढ़ी सोचती है कि यार इतने सारे लोग पढ़े लिखे हैं। जब देश का संविधान लिखा तो लगभग लोग अनपढ़ थे, तब आपके देश के टोटल पैसे का 0.69 या 64% रुपया आप एजुकेशन पे खर्च करते थे। 0% रुपया लगाओगे तो कौन पढ़ेगा, है ही नहीं आपके पास सुविधा। लेकिन आज धीरे धीरे करके आप लगभग 6% से कम है अभी, लेकिन 4 से 5 के बीच में आ गए। तो आपकी आबादी पढ़ लिख कम गई या ज्यादा गई? ज्यादा गई ना। चाहे हम कुछ कह लें, फिर भी हम कम पढ़े लिखे सही देश में, लेकिन फिर भी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंगूठा छाप हैं। अब लोग थोड़े से एक्टिव हैं, लोगों को थोड़ी सी अकल है। अब धीरे धीरे जब ये तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि सरकार का दावा है कि भारत के कितने % लोग साक्षर हैं, 75। ये तो 2011 की बात है ना। 2021 की जनगणना जो शायद अगले सालों में हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है ये आंकड़ा 83 से 85 के बीच में पहुंच जाएगा। इतने लोगों के बाद फिर जब 10 साल बाद जनगणना करेंगे तो क्या ये आंकड़ा और ज्यादा नहीं बढ़ा मिलेगा? क्योंकि पुराने वाले तो मरते भी तो चले जाते हैं ना, जो अनपढ़ है आज के टाइम में, वो रह गए हार्डली 5% 10%। अगले 10 सालों में जनगणना में वो खत्म मिलेंगे। उस टाइम पर हम कहेंगे हमारे 95% लोग पढ़े लिखे हैं। जब 95% लोग पढ़े लिखे हैं तो इनके रिप्रेजेंटेटिव अनपढ़ क्यों हैं? पहले तो चलो लॉजिक था भाई, तुम 0% पैसा लगाते थे, तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव पढ़े लिखे नहीं हो सकते। अब जब आप खुद कह रहे हैं कि 95% और 100% भारत साक्षर है, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव भी तो साक्षर होने चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन वो उठा पाएंगे जो एजुकेटेड होंगे, नहीं तो इन 70 सालों में ये क्वेश्चन कभी किसी ने ढंग से उठाया ही नहीं। और ये उठाना पड़ेगा जब जनता उठाएगी ना, बार बार जब भी इलेक्शन हो ये मुद्दा उठे। इलेक्शन में ये फालतू की बातें, मार काट, हिंदू मुस्लिम और इस तरह की चीजें ना उठे। ये उठे कि भैया एजुकेशन का क्या लेवल है भारत में और सरकार क्या कर रही है। वो कोई भी है, बीजेपी कांग्रेस हमारे लिए है ही नहीं मैटर। हमारा मैटर है भैया एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हो, हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हो। अगर ये 3 चीजें कर रहे हो तो आज से 10 साल बाद भारत चाहे किसी की सरकार हो, ग्रोथ कर जाएगा। और अगर नहीं कर रहे हैं ना, और वही हिंदू मुस्लिम वही मंदिर मस्जिद पे लड़ रहे हैं, तो आज से 1000 साल बाद भी भारत ऐसा ही मिलेगा जैसा आज है। समय के साथ भारत को बदलना चाहिए ना, और बदलने का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? एजुकेशन। पर इसके लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा और उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, तब समझ बढ़ेगी। चलो पेज 128 पे आओ। 368 से समझ में आया? हाँ जी। तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, कुछ तो इसी में आ जाएंगे, मैं बताती रहूंगी। तो आर्टिकल 368 किससे लिया है बताओ जरा? साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में किस बड़े तुम्हारे देश के लीडर ने काम किया था? गांधी को ह्यूमिलिएट किया ना। गांधी ने पता क्या कहा? वहां के लोगों को कहा मैं भी तुम्हारे बीच में से हूं, और एक किताब लिखी, बंधुआ मजदूरों को अपने जैसा, कि मुझे अपने जैसा मानो। उसको नाम दिया पहला गिरमिटिया। नाम देखो क्या रखा, पहला गिरमिटिया। किताब गांधी ने नहीं लिखी, किताब अलग आदमी लिखी। उसने कहा कि मैं ये हूं गिरमिटिया। ये गिरमिटिया शब्द कहां से आया? शब्द था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करते थे ना, कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कितने साल का बताया मैंने? 30 साल का, 30 इयर्स का। तो गिरमिटिया एग्रीमेंट से निकला शब्द है, एग्रीमेंट से गिरमिटिया बना। और इन्होंने अपने नाम के आगे लिखा पहला गिरमिटिया, कि बंधुआ मजदूरों मैं गांधी हूं और मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। तब तक तो गांधी लीडर थे भी नहीं ना भाई, अगर लीडर होते तो कौन कॉलर पकड़ के नीचे फेंक देता? लीडर नहीं थे ये। इन्होंने यहां से लीडर बनने की या आगे बढ़ने का एक प्लान बनाया और बंधुआ मजदूरों को कहा मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं, तुम बस एग्रीमेंट पे आए हो, मैं अपनी मर्जी से आया, लेकिन स्थिति मेरी और तुम्हारी एक है। तुम भी बंधुआ मजदूर दुखी हो, मैं भी दुखी हूं इनके इल ट्रीटमेंट से। ये पेपर में आया था HSSC में, पहला गिरमिटिया। तो ये चीजें 368 से एक से बता दी मैंने सारी, यहां लिख लो। साउथ अफ्रीका, 368 के पास साउथ अफ्रीका। और गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी कहां किया? हाँ, इसको लोग इंडिया टिक करते हैं, साउथ अफ्रीका। ये लाइन ऊपर कहीं लिख लो, देखो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया। इंडिया में तो वो ना 48-49 ईयर्स के आसपास वापस आए थे, एज्ड आदमी थे। साउथ अफ्रीका, इन्होंने 2 फार्म बनाए थे यहाँ, इनके नाम भी लिख लेना, फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म। पेपर में आया था, कहाँ है ये? टॉलस्टॉय एक लीडर थे। फार्म ये गांधी ने बनाए हैं, और कहाँ बनाए हैं ये? साउथ अफ्रीका।
जैसे इंडिया में नहीं बनाए थे सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम, सुने ना सबने नाम, ऐसे ही वहां भी थे ये, वहां आश्रम को ही फार्म कह दिया। फिनिक्स फार्म और टोल्स्टॉय फार्म गांधी ने बनाए साउथ अफ्रीका में। गांधी साउथ अफ्रीका में 22 साल काट के आए थे, 22 ईयर्स तक गांधी अफ्रीका में रहे। गिरमिटिया शब्द अपने लिए खुद गांधी ने बोला था। गिरमिटिया क्या होता है? मजदूरों के जैसा। ये बुक है, ये बुक लिखी है बाद में, उन्होंने खुद अपने आप को गिरमिटिया कहा था कि भाई एग्रीमेंट जैसा ही मेरा साथ है। चलो आगे बढ़े। अब इंडिया में कौन से फार्म बनाए गांधी ने? आते ही पहले क्या बनाया? सबसे पहले आते ही आते ही बनाया था सत्याग्रह आश्रम, उसी का नाम रखा था बाद में साबरमती आश्रम। चलो वो इंडिया में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना लिख लो साउथ अफ्रीका के पास। आगे पढ़ो। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। 3 विधियां हैं, पहली टिक करो साधारण विधि, दूसरी विशिष्ट बहुमत, तीसरी विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन की प्रक्रिया। क्या तीनों पॉइंट समझ में आ गए? पहला कौन सा बहुमत है? साधारण। दूसरा क्या है? विशेष। किसका साधारण, किसका विशेष? संसद का। संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा। तीसरी कंडीशन क्या है? लोकसभा राज्यसभा का विशेष बहुमत प्लस आधी विधानसभाएं, बड़े मैटर पर। नेक्स्ट देखो साधारण विधि, पहली लाइन पढ़ लो। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक, अंडरलाइन करो, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बनते हैं। इसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के, अंडरलाइन कर लो, संसद के दोनों सदनों के अलग अलग पृथक पृथक साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, किस किस में साधारण चाहिए? पहला, नए राज्यों का प्रवेश, इसमें साधारण बहुमत चाहिए। बताओ अगर देश के अंदर से बना रहे हैं एरिया नया, तो क्या अमेंडमेंट करना पड़ता है? किसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है? या तो आप बाहर वालों को एरिया दे रहे हैं या बाहर वालों से ले रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 यहां लिख लो, बाहर से। 2 का मतलब बाहर वाले हैं, 3 का मतलब अपने वाले। नए राज्य का निर्माण टिक कर लो, राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, आर्टिकल 3, ये किसकी बात कर रहे हैं? अपने हिस्से लिख लो यहाँ, अपने भारत के भीतर। आर्टिकल 3 इंडिया के अंदर और 2 बाहर वाले, इन सब के लिए साधारण चाहिए। नेक्स्ट पढ़ना, राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर, विधानमंडल में कौन अनुरोध करते हैं? एमएलए, लिखो यहाँ, विधानमंडल के ऊपर लिखो एमएलए के अनुरोध पर संसद किसी राज्य की व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर के दूसरे सदन विधान परिषद को समाप्त करे या उसकी नए सिरे से गठन कर सकती है। क्या विधानसभा समाप्त हो सकती है या नहीं? तुमने 2 चीजें समझी थी, एक लोकसभा और एक, हाँ, अब इसको ध्यान से बोर्ड पे समझो। लोकसभा जैसी थी, राज्यसभा जैसी थी, ये कहाँ काम करती थी? केंद्र में, यानी नेशनल लेवल पर। ऐसे दूसरी चीज कहाँ काम करती है? राज्य। बहुत ध्यान से समझना, आधे लोगों को पूरी लाइफ समझ नहीं आता, विधानसभा, विधान परिषद और विधान पालिका एक है या अलग अलग, उनसे पूछो, उनको कुछ नहीं पता। ध्यान से बोर्ड पे समझ लो, वैसे भी तुम पढ़े लिखे हो तो इतना पता होना चाहिए। एक चीज है विधानसभा, एक है विधान परिषद। विधान परिषद, विधान पालिका अलग चीज होती है, उसे कहते हैं संसद। संसद का नाम है विधान पालिका। जब भी कभी पालिका शब्द दिखे तो 3 चीज याद करना, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये अलग चीज हैं। अब राज्य में विधानसभा, विधान परिषद सेम कॉपी हैं। इसको हम अपनी आसान भाषा में कहते हैं छोटी लोकसभा और इसे हम कहते हैं छोटी राज्यसभा। विधानसभा में बैठने वाले आदमी कहलाते हैं एमएलए और यहाँ बैठने वाले एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हिंदी में आप लोगों ने विधायक, भाई ये हमारे इलाके का विधायक है, ये हमारे इलाके का सांसद है। सांसद होता है एमपी। एक एमपी के अंडर उस इलाके के 8 से 10 एमएलए आ जाते हैं, क्योंकि एमपी की सीट बड़ी होती है, एमएलए की सीटें छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी होती हैं। तो विधायक जो होते हैं ना, ये छोटे लेवल पे काम करते हैं, ये होते हैं बड़े एमपी। विधान परिषद वालों को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इनके लिए हिंदी में ऐसा कोई अलग शब्द नहीं है, तुमने सुना भी नहीं होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषद का हिंदी, परिषद को अंग्रेजी में अगर कहें तो काउंसिल ही कहा जाता है। तो एमएलसी का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पूरे देश में विधानसभाएं 30 हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी प्लस 28। विधान परिषद अगर कहें तो आप सब जानते हैं 6, अभी मैंने पीछे बताया भी था, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगर परिषद बनानी है या तुड़वानी है तो कैसा बहुमत चाहिए? कैसा बहुमत? बहुत बड़ा चेंज करना है या नहीं करना? उस राज्य में चेंज करना ना, नॉर्मल नहीं, विशेष भी होगा तो इसके लिए कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं 3 एग्जाम्पल देती हूँ। जो ये किताब नहीं वाले ना, इनको निकाल दो क्लास से बाहर। देखो बोर्ड पर 3 एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एक है बी, एक है पी, बंगाल, पंजाब। इनको देख के चेक करके तुरंत निकालो इनको, इनकी आदत रोज की खराब है, इनको रोज बोलना पड़ता है। बंगाल और पंजाब है ना, इन दोनों में विधान परिषद थी। अब उनको मत देखो, जो गधे हैं उनको नहीं देखना, तुम बोर्ड पे देखो, गधों को देखने की जरूरत नहीं होती। बंगाल जो है ना,
ये सबसे बड़ी आबादी लेके पहले बैठा था। जैसे आज हम कहते हैं ना यूपी में, ऐसे बंगाल में भी आबादी बहुत है, इसलिए देखो बंगाल की सीटें भी ज्यादा हैं, 42 सीट है एमपीज की यहाँ। ऐसे ही पंजाब भी, आज का पंजाब नहीं, पुराना पंजाब, जब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल एक थे, इन दोनों ने अपने यहाँ विधान परिषद बनवा रखी थी। लेकिन फिर समय बीता और बंगाल और पंजाब ने कहा हमारी विधान परिषदों को खत्म कर दिया जाए। तो कोई भी स्टेट परिषद बनवाने के लिए भी किसके पास चिट्ठी भेजता है, और हटवाने के लिए, खत्म करवाने के लिए भी संसद के पास चिट्ठी भेजता है। ये राज्यसभा की तरह काम करती है जैसे राज्यसभा, लेकिन एक बड़ा अंतर ये है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती। कैसा सदन है वो? स्थायी। कभी भंग नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन विधान परिषद भंग तो नहीं होगी, पर पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। कौन सी परिषद? लेकिन राज्यसभा कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये अंतर है। और इसलिए छोटी तो मैंने बोल दिया, लेकिन छोटी लोकसभा, राज्यसभा को ये भी ध्यान रखना कि कुछ चीजें चेंज हैं। यहीं पे लिखा था कुछ चीजें चेंज हैं। चलो पढ़ेंगे अब आगे। साधारण में हमने थर्ड पॉइंट कर लिया ना। अब नीचे आ जाओ, नीचे देखो, छठे पॉइंट पर आओ। चौथा पांचवा उतने काम के नहीं है। जिनके पास नहीं है ना किताब, इनसे पूछ मत, जिसकी किताब नहीं खुली उसको खड़ा करो, बाहर चलता कर, क्योंकि ये पढ़ने के इच्छुक नहीं है जिनके पास किताब नहीं है। पढ़ो, इसमें अनुच्छेद 100 टिक कर लो। 100 अनुच्छेद। इससे कोई बोलेगा नहीं, बहस नहीं करनी इससे। इसको ये नहीं बताना कि मेरी किताब बैग में है, बैग में है तो भी चले जाओ, क्योंकि पढ़ने का शौक नहीं। फिर अनुच्छेद 100 कर लो। संसद में गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या बताया था? मिनिमम नंबर ऑफ एमपी जो प्रेजेंट होने चाहिए। कितना था ये? 1/10। लिख लो यहाँ, 1/10 कोरम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो कोरम लिखा है। अनुच्छेद 124 करो, 9वां पॉइंट 124। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। कितनी संख्या बताना प्रेजेंट में? 1+33। लिख लो यहाँ, 1+33। सारे हमेशा नहीं भरते, रिटायर होते रहते हैं, लेकिन 1+33 है, यही पूछते हैं। कौन है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आजकल? NV रमन्ना। कितने साल तक रहेंगे ये? इनकी उम्र जब तक कितनी हो? 65। 65 के बाद रिटायर हो जाते हैं यहाँ से। इसके बाद पॉइंट छोड़ दो और देखो एक डॉटेड पॉइंट पर आ जाओ, ये अंडरलाइन करो। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संविधान में संशोधन होता है। यानी संविधान को बदलने की पावर है संसद के पास। पहले लोकसभा पेश करे तो वो, और राज्यसभा पेश करे तो वो, लास्ट में साइन किसके होंगे? राष्ट्रपति। फिर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करना, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद बैठक में साधारण बहुमत से संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। क्या संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक आ सकती है? नहीं, नॉर्मल बात पे आ सकती है। संविधान संशोधन के लिए कभी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। लिख लो यहाँ, लिखो, अनुच्छेद 368 के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अनुच्छेद 368 के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में थी? 108 में। लिख लेना ये पॉइंट, वहां 3-4 पॉइंट आएंगे, उनमें से एक ये भी होगा। किसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते? आर्टिकल 368। 368 क्या है? हाँ, संविधान में संशोधन। चलो आगे देखना, अगले पॉइंट पर, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा। विशिष्ट का मतलब कितना था? 2/3। किसका 2/3 निकालोगे? लोकसभा का और राज्यसभा का। फटाफट से टिक करना, नीचे पॉइंट पे आ जाओ। क्या क्या आता है इसमें? मूल, या पहला पॉइंट भी पढ़ लो। यदि संसद के प्रत्येक सदन, इतना ये जो बात करते हैं ना, ये जो ये चींची करते हैं, इनको तुरंत कहा करो खड़े होकर यहाँ से चलो बाहर। जिसके पास किताब नहीं है ना, इससे बहस मत किया करो। हमारा टाइम रोज क्यों खराब करते हैं पता नहीं। हमारा मतलब, मेरा तो क्या फर्क पड़ना है, मुझे तो यही रहना है सालों साल। ये तुम्हारा टाइम है। इसमें टिक कर लो, कौन से टॉपिक है ये? 2/3 वाला। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मत से, टिक कर लो ये, 2/3 मत से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही संशोधन का अंग, कितने से पारित कराना है ये? 2/3। ऊपर वाला क्या लिखा था? साधारण। साधारण कितना होता है? 50% + 1। जल्दी से टिक कर लो, कौन से 2/3 में आएंगे? मूल अधिकार। भाग बोलो, मूल अधिकार का कौन सा भाग है? भाग 3। लिख लो यहाँ, भाग 3। ये लिखते चलना, आधे सोए रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मौलिक अधिकार 2/3 से बदलेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखो भाग 4। DPSP है ये, DPSP हर पेपर में आते हैं। HSSC ने हरियाणा पुलिस में दिया, SSC देता है, टीचिंग में आते हैं, हर जगह मिलते हैं ये। DPSP कौन सा भाग है ये? 4। अगर भाग 3 और 4 बदलने हो तो कौन सी विधि से बदले जाएंगे? साधारण विधेयक या विशिष्ट विधेयक? विशिष्ट विधेयक। ठीक है, इसके बाद चलो थर्ड कल पढ़ेंगे।